जोर से बोलो बे। जब तक सूरज चांद रहेगा अरुणधारा का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अरुणधारा का नाम रहेगा। सो जइयो रे दादा, सो जइयो रे। नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, आज का दिन खासकर रंग कर्म के लिए बड़ी ही क्षतिपूर्ण स्थितियां हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सीताराम सोनी हमारे बीच से विदा हो गए और आज एक जाने माने पत्रकार, रंगकर्मी, रंगशिल्पी, कथाकार, साहित्यकार अरुण पांडे भी हम सब से विदा हो गए। अरुण पांडे को लाल सलाम। रंगकर्मियों ने इतनी भावनात्मक श्रद्धांजलि दी कि जिसने देखा उसका मन, उसके दिल में पता नहीं कितने तरह की बातें कौंधती रहीं। एक हरफन मौला पत्रकार, एक जीवट वाला रंगकर्मी, एक जुनून, क्या कुछ नहीं था। अरुण पांडे का होना और अरुण पांडे की रंग कर्म की पूरी स्थितियों पे आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं हिमांशु राय जी। हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, रंग कर्म के क्षेत्र में विवेचना का एक बड़ा योगदान रहा है और खासकर कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में। हिमांशु भैया, जिस तरीके से अरुण पांडे का एक पूरा व्यक्तित्व रहा, आपने बहुत शुरू से देखा है, उनकी छात्र जीवन से लेके उनके आज तक के जीवन, क्या लगता है अरुण पांडे में क्या कुछ खासियत थी? अरुण मूलतः बनारस के थे और वहाँ पर भी इन्होंने कुछ बदमाशियाँ की, जिसके कारण इनको भाग के जबलपुर आना पड़ा। जबलपुर ये इसलिए भी आए क्योंकि इनके पिता LIC में अधिकारी थे और इसलिए वो जबलपुर में थे और ये आ गए जबलपुर। उसके बाद उनके पिता लंबे समय तक बिलासपुर में रहे, लेकिन अरुण जबलपुर में ही रहे। और अरुण का जो बचपन है, जो पूरा बनारस में बीता है, उसमें बहुत ही मस्ती भरा जीवन जिया उसने वहाँ पर। और रामलीला का उनको बहुत शौक था। रामलीला में काम भी किया और बनारस में जैसा वो रामनगर की रामलीला होती है, तो वो सब उन्होंने बचपन से देखी और उसके संस्कार उनमें आ गए। दरअसल अरुण जो था वो जन्मजात कलाकार था और वो गायक भी था, संगीत की समझ भी थी। नाटक तो धीरे धीरे यूं ही आ गया क्योंकि उसके खून में था एक तरह से। तो जब जबलपुर आ गए, यहाँ महाकौशल स्कूल में पढ़ने लगे, तो वहाँ बाबा सोलंकी वगैरह के साथ, क्योंकि वो उनके शिक्षक थे, उनका साथ रहा। तो उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जो नाटक से संबंधित थे और फिर नाटकों में काम शुरू कर दिया। और साइंस कॉलेज में रहे, वो छात्र राजनीति में आ गए। हाँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव भी लड़े। हाँ, और साइंस कॉलेज के सेक्रेटरी रहे अपने ज़माने में। और इन सब सक्रियताओं के बीच में ये नाटक कॉलेज में करना और ये सब। और दूसरी अरुण की खासियत ये थी कि उसकी दोस्तियां बहुत प्यारी थी। उसको लोग दिल से प्यार करते थे। जो उसके घनिष्ठ दोस्त रहे वो हमेशा उसके दोस्त रहे, चाहे जो हुआ हो, लेकिन वो उसकी दोस्ती निभाते थे। तो अरुण जब साइंस कॉलेज में इसके लिए मार्क किए गए वहाँ के साइंस कॉलेज के प्रोफेसर्स के द्वारा कि ये लड़के में टैलेंट है, इसको विवेचना में लाना चाहिए, क्योंकि विवेचना के जो भी अधिकारी पदाधिकारी थे वो सब साइंस कॉलेज के प्रोफेसर्स थे। तो वो अरुण को लाए। अरुण के साथ ही आलोक चटर्जी आ गए, अरुण के साथ ही राकेश दीक्षित आ गए, अरुण के साथ ही गंगा मिश्रा आ गए। वो साइंस कॉलेज के नहीं थे लेकिन अरुण के मित्र थे।
तो इस तरह से बहुत सारे लोग, अच्छा ये साल इस मायने में बहुत बुरा है कि एक साथ 3 लोग जो विवेचना में आए थे, वो 3 लोग दुनिया छोड़कर चले गए। आज तीसरा आदमी गया है। सबसे पहले आलोक चटर्जी, हमने यही उनकी चर्चा नट की थी। सम्राट, फिर अपन ने बरसाई के माता दीन सीताराम सोनी, फिर आज हम अरुण के लिए बात करने बैठे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। अरुण पांडे जी के साथ हमारा भी एक लंबा समय रहा है। हमने देखा उनमें गंगा की धार जो होना चाहिए, वो एक ठसकपन बनारस का वो भी था, और वो जिस तरीके से यहाँ घुल मिल गए थे, तो उनमें नर्मदा की भी रवानगी थी। वो विद्रोह की स्थितियों में भी खड़े होते थे। अभी जिस तरीके से अपन बात कर रहे हैं कि बड़ी स्थितियां बनी, अरुण पांडे जी ने नाटकों की जो शुरुआत की, जो ज्यादा चर्चित नाटक आए उनके, तो उन नाटकों में क्या रहा? विवेचना में ही शुरू हो गया था कि विवेचना रंगमंडल अलग बना, तब कहीं नाटकों में उनकी निखार आया? अरुण के साथ ये हुआ कि अरुण ने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था और उसके बाद वो विवेचना में आए थे। लेकिन वो विवेचना में आए तो बनते 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 गए। दरिंदे एक नाटक, जो पहला नाटक हुआ था, जिसमें अरुण भी थे, आलोक चटर्जी भी थे और तमाम उनके साथ के सीताराम सोनी भी थे, कामले भी थे। अरे बड़ी गजब की टीम थी और वो गजब का नाटक भी था। उसके ठीक बाद में एक नाटक हुआ, डरा हुआ आदमी, फजल ताबिश का नाटक था, और उसमें अरुण ने मुख्य भूमिका की थी। और उसमें अरुण ने पहले दिन से, रिहर्सल के पहले दिन से जो काम करके दिखाया, उससे समझ में आ गया कि न केवल ये नाटक बहुत अच्छा बनेगा, बल्कि ये अभिनेता बहुत अच्छा है। तो वो डरा हुआ आदमी से जो एक अभिनेता की शुरुआत हुई, उसके ठीक बाद में वेटिंग फॉर गोदो हुआ। हालांकि उसमें अरुण का कोई वो नहीं था, लेकिन उसके ठीक बाद फिर दुलारी बाई हुआ। दुलारी बाई भी एक क्लासिक प्ले था, जिसमें ये सारे लोग थे। आलोक चटर्जी उसमें नहीं थे, लेकिन अरुण थे, सीताराम सोनी थे, वो तो उनके राजकुमार कामले थे, ये लोग थे, गंगा मिश्रा थे, राजेंद्र दानी थे, ये लोग सब थे। और वो भी एक अद्भुत प्रस्तुति तैयार हुई थी। उसमें भी अरुण एक अभिनेता के बतौर शामिल हुए थे। उसके बाद ठीक बाद में एक तारे की आंख एक नाटक तैयार हुआ, जिसका 1 या 2 शो टोटल हुए थे। और वो एक तारे की आंख जो हुआ था, वो मणि मधुकर का अप्रकाशित नाटक था, जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य समारोह। फिर ये परसाई के साथ सानिध्य में अरुण पांडे जी का जो एक लंबा एक संबंध बना, वो भी एक अखबार के जरिए हुआ? नहीं, विवेचना के जरिए। दरअसल हुआ ये था कि अरुण जो थे वो क्योंकि विवेचना में थे, इसलिए वो लगातार परसाई जी की चर्चा तो पूरे समय होगी ही, परसाई जी की संस्था ही थी, तो वो बातचीत चलती रही और साहित्य से और सबसे जुड़ते गए। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि उसी समय अरुण पांडे जो थे वो हितवाद में गए थे, ज्ञानयुग प्रभात हितवाद। तो ये लोग तो, मेरा जितनी मुझे जानकारी, इन लोगों ने कोई पत्रकारिता का कोर्स तो किया नहीं था, ये तो सीधे पत्रकार बने। राकेश दीक्षित गए, अरुण पांडे गए, हाँ, वो दौर ऐसा था जिसमें पत्रकारिता की कोई विधिवत कोई क्लासेज नहीं थी। लोग साहित्य कला से जुड़े हुए लोग अखबारों में आ जाते थे। ज्ञान जी भी रहे उसमें, आपके ज्ञानयुग प्रभात में, हितवाद में, और इस तरीके से अखबार की शुरुआत भी अरुण पांडे जी की वहां से हुई। और जहां तक मुझे याद है कि अरुण पांडे जी ने नव भास्कर में भी काम किया, दैनिक भास्कर में। उसके बाद लंबे अरसे तक तो नवीन दुनिया में रहे, सिटी चीफ थे, ब्यूरो चीफ थे। हाँ, वो अंदर के पेजेस में भी रहे, साहित्य भी संभाला और फ्रंट पेज भी संभाला। और जैसा कि
पत्रकारिता में सब लोग जानते हैं कि अरुण जो थे वो फ्रंट पेज के मास्टर थे। हाँ, ये बात हम आपको एक बात इसलिए भी कहना चाहेंगे कि छोटी से छोटी खबर में हेडिंग निकालने का जो हुनर था वो हाँ। अरुण पांडे में था। फ्रंट पेज की हेडिंग किस तरीके से बनेगी कोई खबर, हाँ। तो वो खबर की आत्मा की आवाज निकाल के हेडिंग में लगा देते थे। और दूसरा ये था क्योंकि वो राजनीतिक रूप से बहुत पुख्ता थे, इसलिए वो बहुत निर्भीक किस्म की हेडिंग भी लगाया करते थे। मुझे याद है 6 दिसंबर को मैं उस दिन रायपुर में था और अरुण के पास था, और अरुण और सुधीर अग्रवाल मिलके वो रायपुर नवभास्कर में हेडिंग लगा रहे थे। तो अरुण ने कहा, बाबरी मस्जिद ढहाई गई। हाँ, ये हेडिंग लगी थी रायपुर भास्कर में। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। छोटी मोटी नहीं, मुझे भी बीटीवी का याद है कि वो त्रिशूल वितरण एक कार्यक्रम हुआ था हिंदूवादी संगठनों की तरफ से। उनने एक बड़ा फीचर बनाया था और वो पूरी खबरें लगाई थी। उसके बाद काफ़ी हंगामे भी हुए। रिस्क बहुत उठाती थी, ये तो तय है कि वो खबरों को के साथ समझौता नहीं करती थी, जो है बेबाक और बिल्कुल निर्भीक तरीके से पत्रकारिता में भी थे। लेकिन उनका मेन मुख्य रूप पूरा फोकस नाटक था। अच्छा, ये सब हुआ, फिर एक जुलूस नाटक तैयार हुआ। तब तक में अलकनंदन चले गए थे भोपाल और उनके साथ गंगा मिश्रा, राजकुमार कामले भी चले गए। तो वो अद्भुत प्रस्तुत तैयारी हुई, लेकिन ये नहीं कह सकते थे आप कि इसका निर्देशक कौन है। एक तरह से सामूहिक प्रस्तुति थी, और बाद में ऐसा बनाव बना कि भाई निर्देशक अरुण पांडे रहेंगे। तो अरुण पांडे के वहाँ से निर्देशक की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद फिर और भी नाटक तैयार हुए और हम लोगों ने एक नाट्य शिविर लगाया। मालूम नहीं था क्या करना है, लेकिन नाट्य शिविर हो रहा है और उसमें क्या सिखाना, खुद ही तो बहुत ज़्यादा सीखे नहीं थे, लेकिन सिखाने लगे। उसमें 80 लड़के लड़कियां आए थे और बहुत अच्छा शिविर रहा। और उस शिविर में आए हुए लोग आज भी हैं नाट्य जगत में और सक्रिय हैं। और तब से अरुण का एक से एक नाटक तैयार हुए। उस जमाने में इसने ही, तपन बनर्जी ने एक नाटक तैयार किया, राम रची राखा, जिसमें मैंने बताया था सीताराम का यादगार रोल था। उसमें अरुण पांडे का भी उतना ही यादगार रोल था। फिर एक लोक कथा नाटक तैयार हुआ, वो अरुण के निर्देशन में तैयार हुआ। उसका भी महाराष्ट्र स्कूल में शो हुआ था, तो उसमें उसने एक प्रयोग किया था कि लाल और काले कपड़ों की झंडियां बना के उनको हिला के उस पर लाइट डाली थी, तो बिल्कुल आग का इफेक्ट आता था। तो अरुण बहुत अच्छा डिजाइनर था, उसका हर चीज में शौक था। वो मतलब कोई जगह को सजाना है तो उसके अंदर आंतरिक रूप से ये कला थी कि सजाया कैसे जाएगा। उसने शहीद स्मारक जैसे बड़े परिसर को सजा के दिखाया कि कैसे इतना सारा गुलाबी रंग का ताव बुलाया, उसको कटवाया, उसकी इतनी बड़ी बड़ी झंडियां बनाई और शहीद स्मारक की बिल्डिंग से शहीद स्मारक की बाउंड्री तक पूरे शहीद स्मारक में रस्सियां बंधवाई, पूरा गुलाबी कर दिया शहीद स्मारक का कैंपस। ये उसके दिमाग में ऐसी चीजें आती थी, पूरा सजवा दिया उसको। निठल्ले की डायरी, भोले भड़िया, बहुत सारे नाटक हैं जिनको लेके की चर्चा भी होती रही है। अरुण पांडे जी को हमेशा याद भी किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे की बात की जाना चाहिए। बतौर अरुण पांडे जबलपुर से पूरे देश में जिस तरीके से पहुंचे, अभी देखने में आया कि आज उनके निधन को लेके अपना बिहार, यूपी और तमाम पूना, सब जगह से लोगों की संवेदनाएं आ रही हैं। तो उनका एक नाटक था जो काफी चर्चित हुआ, निठल्ले की डायरी। वो उन्होंने उसका निर्देशन किया था और जिस तरीके से उसकी प्रस्तुति हुई तो दुनिया देख रही थी। और आज जिस तरीके से अरुण पांडे का जाना हुआ, विदा हो गए, अलविदा हुए,
तो रंग कर्मियों के भीतर कहीं ना कहीं एक उनकी कमी महसूस हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अरुण पांडे की जो कई खासियतें थी, उसमें एक बात ये थी कि उसमें नाटक रचने की बहुत बड़ी क्षमता थी। नाटक लिखना, मौलिक नाटक लिखना। दूसरा, किसी भी कहानी में से ये तत्व निकाल लेना कि ये कहानी नाटक में बदली जा सकती है। बहुत जल्दी वो उस काम को, और फिर उसको बदल के नाटक में लिख देना। तो अरुण पांडे ने जिसके कारण उनको पूरे देश में सबसे पहले जाना गया, वो नाटक था ईश्वरी, जो 1989 में हुआ। और वो जब संगीत नाटक अकादमी की एक योजना थी यंग डायरेक्टर्स स्कीम, तो वो युवा निर्देशकों को सहायता करते थे कि आप एक प्रस्तुति तैयार करिए। उस जमाने में उसके लिए 10,000 रुपये दिए जाते थे। तो वो जो ईश्वरी तैयार हुआ, उसमें इतने सारे संयोग जुड़े। अरुण ने 3 दिन के अंदर उसकी स्क्रिप्ट लिख दी। फिर उसमें एक से एक कलाकार मिलते गए। स्वाति मोदी आ गई, उसके साथ 7 लड़कियां आ गईं। फिर स्वाति मोदी को प्रॉक्सी में करवाया गया एक रोल। वो इतना अच्छा करने लगी कि वो फिर फाइनल हो गया। मुरलीधर नागराज ईश्वरी बन गए। फिर एक आरती राजौरिया लड़की थी जो बहुत अच्छी गायिका थी और बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी नर्तकी थी, वो आ गई। तो वो ईश्वरी के साथ में हीरोइन के रूप में कहना चाहिए, वो आ गई रज्जो। तो इस तरह से वो नाटक अद्भुत तैयार हुआ। और पहले वो 3 घंटे का तैयार हो गया था। फिर उसमें गजब के गाने थे, मुरलीधर नागराज का म्यूजिक था, मुरली ने भी, और सब लोगों ने मिलके ऐसे गाने तैयार हुए, ऐसे नृत्य तैयार हुए, पूरा कॉस्ट्यूम क्या नहीं था उसमें। तो वो जब नाटक जयपुर में हुआ तो लोग बिल्कुल थ्रिल्ड थे। उसके लिए मतलब दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है कि चमत्कृत थे बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए वो संगीत नाटक अकादमी के उस साल के जो राष्ट्रीय नाट्य समारोह था, उसमें उद्घाटन के दिन उसको रखा गया था दिल्ली में। और वहाँ से वो फिर ईश्वरी और अरुण पांडे, अच्छा अरुण पांडे क्योंकि जबलपुर में विवेचना जो है वो एप्टा से जुड़ी रही शुरू से, तो उसके कारण वो जो ईश्वरी नाटक था उस साल सन 90 में 3 नाटक ऐसे हुए राष्ट्रीय नाट्य समारोह में संगीत नाटक अकादमी के जो एप्टा से थे। उसमें एक ईश्वरी भी था। हिमांशु भाई, बहुत सारी बातें हैं और बहुत एक समय सीमा होती और अरुण भाई के लिए निश्चित है समय सीमा में बांधना मुश्किल है। और बहुत कुछ उनके बारे में हम सब के भीतर कुछ न कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना बहुविध आदमी था। हम लोगों ने दिन रात मिल के काम किया। तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई कार्यक्रम तय ना हो रहा हो। तो किसी दिन बुंदेली गीतों का कार्यक्रम हो रहा है, किसी दिन नृत्य के कार्यक्रम हो रहे हैं, किसी दिन कुछ हो रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है। दिन रात किसी दिन नाटक के आयोजन हो रहे हैं। आलोक चटर्जी को बुला लिया तो उसने नाट्य शिविर लगा लिया, तो ग्रीक नाटक तैयार हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। इस बीच में सन 94 से नाट्य समारोह शुरू हो गया, राष्ट्रीय नाट्य समारोह। फिर वो आगे बढ़ गया। तो उसमें एक पड़ाव ये आया कि सन 96 में निठल्ले की डायरी तैयार हुआ। निठल्ले की डायरी भी एक अमर नाटक, वो अपनी रंजकता के कारण और अपने व्यंग का कारण और परसाई जी के कारण, नवीन चौबे के कारण, इन सब संयोगों से ईश्वरी और फिर निठल्ले की डायरी, ये 2 नाटक बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। हालांकि अरुण ने बहुत अच्छे बहुत सारे नाटक किए। तुम निर्भय जो सूर्य गगन में, और वो कविता प्रस्तुति थी, और वो भी मुक्तिबोध की। फिर हानूश जैसा नाटक, फिर कोर्ट मार्शल, ऐसे मतलब एक लंबी सूची है अपने पास। और एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक उसने किया था उदय प्रकाश की कहानी पर, और अंत में प्रार्थना, जिसमें यहाँ बम चले थे, बम चल गए थे, काफी शहीद। लेकिन उस बम चलने के चक्कर में और ये सब में उसका एक ही शो हुआ था
लेकिन मैं आज भी उसको एक बहुत अच्छी प्रस्तुति मानता हूँ, विवादों से परे, लेकिन वो नाटक बहुत अच्छा हुआ था। दोस्तों, यही एक कलाकार, एक लेखक, एक साहित्यकार, एक कवि के लिए बहुत बड़ी पूंजी होती है कि लोग उसके किए हुए को याद करते हैं। आज अरुण पांडे हम सब से विदा हो गए, लेकिन वे अपने नाटकों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए हम सब के बीच में बने रहेंगे। आज हम भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।